हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे रासायनिक गुण फेनॉल्स चैप्टर का। उसमें से हम लोग ने 6 रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा किया हुआ था प्रीवियस वीडियो तक। अब हम लोग देखेंगे फेनॉल्स का अगला रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है ना, जो कि है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब क्या? नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। इसमें क्या करते हैं कि फेनॉल में या तो कोई भी कंपाउंड का नाइट्रेशन अगर लिखा हो, उसका मतलब होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ अभिक्रिया। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब हम प्रीवियस वीडियो यानी हेलोअरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टी में बताए हुए थे कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। और इसी के साथ अभिक्रिया जब करवाते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, तो वह नाइट्रेशन अभिक्रिया कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, नाइट्रेशन करवा रहे हैं फेनॉल का, यानी फेनॉल को रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, उपस्थित होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अभिक्रिया किस तरह से होता है तो हम लोग देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से, नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर से समझते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर। इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर OH एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कुछ इस तरह से। कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है कंसंट्रेटेड HNO3, है ना। अभिक्रिया किस तरह से होता है हम लोग जानते हैं कि बेंजीन में हाइड्रोजन छिपा हुआ रहता है सभी कार्बन एटम में, है ना, कुछ इस तरह से। चूंकि यह नाइट्रिक एसिड फेनॉल के दूसरा, चौथा और छठा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए हम 2, 4 और 6 में ही दिखाए हुए हाइड्रोजन एटम, है ना। क्योंकि 3 बार अभिक्रिया करता है, इसलिए 3 बार हम लोग लेंगे नाइट्रिक एसिड को। किस तरह से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन बेंजीन के हाइड्रोजन एटम के साथ या वाटर बनाता है कुछ इस तरह से, है ना। बेंजीन के जो हाइड्रोजन एटम है 2, 4 और 6 में, उसके साथ वाटर बनाता है। तो 3 बार अगर OH के साथ तीनों हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा, मतलब कितना बार वाटर बनाएगा? 3 बार वाटर बनाएगा कुछ इस तरह से। और क्या बच जाएगा? NO2 बचेगा। तो एक बार यहाँ पर हाइड्रोजन निकला NO2, एक बार यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से निकला NO2, एक बार यहाँ पर, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकला NO2, एक बार यहाँ पर। इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसको क्या बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं किस चैप्टर में? तो हम लोग इसको पढ़े हुए थे हेलोअरिन्स के चैप्टर में भी, है ना, जिसको पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है ना। ट्राई नाइट्रोफेनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल कहते हैं। कब बनता है ये ध्यान रखना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे तो पिक्रिक एसिड का निर्माण नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही जब फेनॉल को अभिक्रिया कराएंगे तभी पिक्रिक एसिड बनेगा, है ना। अब सवाल उठता है कि अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? तो जब हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह जो है सो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पारा नाइट्रोफेनॉल का निर्माण करता है। यह ध्यान में रखना है, जब डाइल्यूट रहे तो ऑर्थो नाइट्रो और पारा नाइट्रोफेनॉल, जबकि कंसंट्रेटेड रहे तो पिक्रिक एसिड। किस तरह से बनता है तो यहाँ पर जो है सो फेनॉल का 2 रिंग लिया गया है। एक बार ऑर्थो के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है एक फेनॉल के, और दूसरे फेनॉल के पारा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है ना। और HNO3 का स्ट्रक्चर हम लोग दिखा चुके हैं, HO एंड डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस फॉर्म में लेना है? डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। किस तरह से अभिक्रिया होता है? एक बार फेनॉल के ऑर्थो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा इस तरह से, तो NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, वाटर निकल जाएगा एक बार NO2। एक बार अगर पारा वाला हाइड्रोजन के साथ वाटर बनाता है NO2 एक बार यहाँ पर जुड़ेगा और वाटर फिर से बनाएगा। तो यह ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल या पारा नाइट्रोफेनॉल, दोनों में ज्यादा कौन बनता है? तो पारा नाइट्रोफेनॉल ज्यादा बनता है, इसलिए यह मेजर प्रोडक्ट और यह माइनर प्रोडक्ट। यह था नाइट्रेशन रिएक्शन। उसके बाद है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। किसको? फेनॉल को, क्योंकि फेनॉल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जब 2 मोल ऑफ फेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है, और साथ में 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। कैसे? तो देख लेते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH
किस फॉर्म में लेना है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है, या ध्यान में रखना। किस तरह से अभिक्रिया करेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा तो ऑर्थो का हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड का OH क्या बना लेगा? वाटर। उसी तरह से अगर पारा के हाइड्रोजन के साथ वाटर बनाता है तो पारा का हाइड्रोजन इसका OH वाटर बना लेगा, इसलिए 2 मोल ऑफ H2O। क्या बच रहा है? SO3H। यहाँ पर एक बार जुड़ेगा, एक बार यहाँ पर, इसलिए ऑर्थो और एक बार पारा। SO3H का नाम सल्फोनिक एसिड। जब हम लोग सल्फोनिक एसिड ऐड करते हैं तो इसका नाम इस तरह से होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोनों में मेजर पारा वाला होता है, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट। उसके बाद है अगला रिएक्शन जो कि महत्वपूर्ण है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन रिएक्शन यानी अल्काइल हैलाइड का एडिशन। फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन अभिक्रिया शो करता है फेनॉल के द्वारा। अल्काइलेशन में क्या करते हैं हम लोग कि फेनॉल को अभिक्रिया करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से AlCl3 के उपस्थिति में या तो FeCl3 के उपस्थिति में। इसमें भी एक बार ऑर्थो के साथ अभिक्रिया करता है, एक बार पारा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए 2 बार लिया गया। इसमें ऑर्थो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑर्थो का हाइड्रोजन और अल्काइल हैलाइड का हैलाइड ग्रुप यानी Cl ग्रुप इसमें बना लेगा HCl। क्या बना लेगा? HCl। क्या बचा? CH3 बचा। CH3 यहाँ जुड़ जाएगा तो यह प्रोडक्ट बनेगा जिसको माइनर अमाउंट में बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट। उसी तरह से अगर पारा का हाइड्रोजन और यह Cl HCl बनाया तो 2 बार बनेगा 2HCl, तो यह CH3 पारा में जाकर जुड़ेगा और पारा का प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा क्योंकि वह ज्यादा अमाउंट में प्राप्त होता है हम लोग को। तो यह था आप लोग का 9वां रिएक्शन। 10वां रिएक्शन है कुछ स्पेशल रिएक्शंस यानी कि कुछ नेमिंग रिएक्शंस जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह ध्यान में रखना है ना। अब वह कौन से स्पेशल रिएक्शंस हैं तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कौन कौन से वह स्पेशल रिएक्शंस हैं। पहला स्पेशल रिएक्शन है जिसका नाम है कोल्ब्स रिएक्शन। क्या नाम है? कोल्ब्स रिएक्शन। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, 5 नंबर का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जिसमें से एक आपका कोल्ब्स रिएक्शन हो सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है ना। और उसके बाद भी रिएक्शन एक नाम है रीमर टीमन रिएक्शन, यह भी महत्वपूर्ण है। एक एक करके देखेंगे हम लोग, जैसा कि नाम है अपना स्पेशल रिएक्शन है। क्या होता है कोल्ब्स रिएक्शन में तो देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? सोडियम फेनोक्साइड है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सोडियम फेनोक्साइड। कई बार हम लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं। जब सोडियम फेनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस 4 से 7 एटीएम प्रेशर में, तब क्या होता है कि यह CO2 ग्रुप जो है जुड़ जाता है इसके ऑर्थो पोजीशन में, यहाँ पर CO2, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन छिपा हुआ है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन छिपा हुआ है, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन से, और Na अटैच हो जाता है CO2 के साथ, COO Na और OH ऊपर में, है ना। कुछ इस तरह से इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सैलिसिलेट। यानी कि जब हम लोग सोडियम फेनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं 125 डिग्री सेल्सियस 4 से 7 एटीएम प्रेशर में, तो सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है। और इसको जब एसिडिफिकेशन करवाते हैं, एसिडिफिकेशन का मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर दिखाया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम सैलिसिलेट में सोडियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो Cl है, बना लेता है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेता है? सोडियम क्लोराइड, यानी H जुड़ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो बेंजीन पर OH और OH के बगल में COOH, जिसको सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो है मेरा कोल्ब्स रिएक्शन वह सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करता है, इसको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद नोट में है कि यह जो सैलिसिलिक एसिड है यह एक कंपाउंड बनाता है एस्पिरिन, है ना। इसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है ऑर्गेनिक का सबसे लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो एस्पिरिन जो हम लोग जो है सो बुखार में प्रयोग करते हैं एज एंटीबायोटिक्स की तरह, है ना। तो इसको ध्यान में रखना, एस्पिरिन दवा है ना, दवा का फॉर्मूला एस्पिरिन बुखार में प्रयोग करते हैं बुखार को खत्म करने के लिए, और एंटीबायोटिक्स की तरह भी प्रयोग करते हैं। तो यह जो है मेरा सैलिसिलिक एसिड से ही एस्पिरिन का निर्माण होता है। किस तरह से निर्माण होता है? तो जब हम लोग सैलिसिलिक एसिड को अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, तो यहाँ पर दिखाया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तब क्या होता है कि जो OH ग्रुप है या सैलिसिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है या वो जो है सो अभिक्रिया कर लेता है इतना से इतना तक के कंपाउंड को जो घेरा हुआ है,
ध्यान दोगे जो घेरा हुआ है सिर्फ उसी के साथ H है जो है सब क्रिया करता है कुछ इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O और H इसका बन जाएगा यह कंपाउंड है ना, एसिड का कंपाउंड। अब O के साथ क्या जुड़ेगा, तो जो यहाँ पर छूट गया, क्या छूटा यहाँ पर, छूटा C डबल बॉन्ड O CH3, यह जुड़ जाएगा यहाँ पर H के जगह पर, यह बन जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3 और यह CU डबल O H में तो कोई फर्क ही नहीं आया, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। इसका एग्जाम में पूछ चुका है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एस्पिरिन, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एस्पिरिन, और किस तरह से एस्पिरिन बनाया जाता है तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद है और एक स्पेशल रिएक्शन जिसका नाम है रीमल-टीमन रिएक्शन, रीमल-टीमन रिएक्शन, यह भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है ना। रीमल-टीमन रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं, जब हम लोग फेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है ना, तो जब हम लोग फेनॉल को अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला है CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें NaOH उपस्थित होता है, यानी बेसिक मीडियम में अल्कलाइन मीडियम में अभिक्रिया होता है। क्या होता है इसमें, तो फेनॉल में जो सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन, फेनॉल में जो सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन इस तरह से, यही ना है क्लोरोफॉर्म का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से बन जाएगा, क्या Cl या तो यहाँ पर हाइड्रोजन को दिखा देते हैं H और यहाँ पर दिखा देते हैं Cl को, इस तरह से। यह है मेरा CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। यह क्या होगा, तो जब हम लोग फेनॉल को अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्लोरोफॉर्म में जो 3 तो Cl उसमें से एक क्लोरीन और फेनॉल का सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन बना लेता है HCl। क्या बना लेता है, HCl। यहाँ पर लिख दे रहे माइनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल रहा है। क्या बचा इसमें, CH बचा और Cl2 बचा, यहाँ टेस्ट हो जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन था यह कंपाउंड बन जाएगा, बेंजीन पे OH और यहाँ पर CHCl2। अब क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इस कंपाउंड को क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ अभिक्रिया एसिड की उपस्थिति में, इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं, वाटर के साथ अभिक्रिया एसिड के उपस्थिति में। वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार लेंगे क्यों, तभी पता चलेगा HOH, क्या लिख सकते हैं। और CHCl2 का स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं, इस तरह से CLH, यही ना CHCl2। क्या होता है, तो यह जो Cl है यह 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन के साथ HCl, उसी तरह से और एक जो Cl है यह भी Cl और एक जो हाइड्रोजन बचा उस हाइड्रोजन के साथ बना लेता है HCl, यानी कितना बार HCl बनेगा, 2 बार, तो -2HCl। अब 2 ठो Cl इस कार्बन से निकला, यहाँ पर के OH का ग्रुप बचा 2 ठो, तो एक बार OH का ग्रुप इस क्लोरीन में और एक बार OH का ग्रुप इस क्लोरीन में, कुछ इस तरह से 2 OH का ग्रुप जुड़ गया इस तरह से। अब जैसे ही 2 OH का ग्रुप जुड़ता है यह कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि OH एक का और एक का H बना लेता है आपस में वाटर। क्या बना लेता है, वाटर लिख सकते हैं -H2O, वाटर बना लेगा। वाटर बनाएगा क्या बचेगा, C बचेगा, O बचेगा, H बचेगा, ये इस तरह से दिखता है, C डबल बॉन्ड O H, बेंजीन पे OH उसके बगल में C डबल बॉन्ड O H, जिसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो रीमल-टीमन रिएक्शन से सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है, जबकि कोल्ब्स रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है और सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन का निर्माण कर सकते हैं। तो यह ध्यान में रखना है, दोनों रिएक्शन नेमिक रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला रिएक्शन में, है ना। अच्छा, रीमल-टीमन रिएक्शन में कुछ नोट करने जोगी बातें हैं, और नोट करने जोगी जो बातें लिखे हुए हैं इसको भी रीमल-टीमन रिएक्शन ही कहते हैं, इसको भी रीमल-टीमन रिएक्शन कहते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया करवाते हैं इसको भी रीमल-टीमन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्लास 12 में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया पढ़ना है, इसलिए एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसी रिएक्शन को लिखना है, लेकिन इस रिएक्शन को भी जो है रीमल-टीमन रिएक्शन के नाम से ही जाना जाता है। थोड़ा सा अंतर इसमें, उसमें क्लोरोफॉर्म था, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भी टोटल रिएक्शन सेम होता है। इसमें भी जो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया गया है इसको दिखा देंगे इस तरह से Cl और यहाँ पर भी दिखा देंगे Cl प्लस, और OH के बगल वाला कार्बन में जो हाइड्रोजन छिपा हुआ कुछ इस तरह से। और क्या होता है कि CCl4 का एक क्लोरीन और H बना लेता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर दिखा देंगे -HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया।
अब यहाँ पर क्या बचा, तो बचा CCl3 बचा, यह अटैच हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ इस तरह से। अब तीनों Cl को रिप्लेस करना है दूसरे कंपाउंड के द्वारा, तो इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि 3 मोल ऑफ वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिसको लिखे हुए 3HOH। क्या होता है, तो तीनों क्लोरीन इसका और 3 हाइड्रोजन बना लेता है 3HCl, तो लिख देंगे -3HCl बाहर निकल गया। अब 3 ठो OH बचा, तीनों OH इस कार्बन में जाकर अटैच हो जाता है जहां पर क्लोरीन था, इस तरह से COH OH OH 3 बार जुड़ा। अब क्योंकि जब 2 OH होता है तो यह अनस्टेबल होता है, इसमें 3 OH है तो और ज्यादा अनस्टेबल है, तो क्या होता है फिर से इसमें वाटर बना के निकालता है इस तरह से, OH और इसका H बन गया वाटर, तो लिख देंगे -H2O बन गया वाटर। क्या बचा इसमें, CO बचा, OH बचा, वही लिखा गया COOH, और OH तो पहले से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, यानी कि रीमन रिएक्शन से भी सैलिसिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कपलिंग रिएक्शन क्या होता है इसमें, सो देखो कि जब हम लोग फेनॉल को अभिक्रिया करवाते हैं बेंजीन डाइजेनियम साल्ट से, फेनॉल को जब अभिक्रिया करवाते हैं बेंजीन डाइजेनियम साल्ट से, तब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा लिख देते हैं, बेंजीन पर N2Cl, इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, N2 है ना, तो डबल बॉन्ड N होता है और N के साथ जुड़ा रहता है Cl, इस तरह से N2Cl, जिसको बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड कहते हैं। तो जब फेनॉल को बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तब क्या होता है कि फेनॉल का पारा कार्बन में जो हाइड्रोजन है, चौथा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वह और बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का आपका Cl बना लेता है आपका HCl, लिख दे रहे -HCl, यानी HCl बाहर निकल रहा है। और क्या होगा, तो Cl और H बाहर निकल गया, नाइट्रोजन जाके अब इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, OH बेंजीन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ बेंजीन, इसका नाम है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना, इस कंपाउंड का नाम है जिसको कपलिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन यानी रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन के एडिशन होता है, जिसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो इसमें ध्यान दोगे कि जब फेनॉल में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में टेम्परेचर 430 केल्विन, और यहाँ पर जो रिंग लिखा हुआ बेंजीन में यहाँ पर 3 तो ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकते हैं इस तरह से। और यह जो 6वां हाइड्रोजन है, 6वां हाइड्रोजन जो इसे डबल बॉन्ड में जाकर टेस्ट होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल जगह हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और बनाता है कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड गायब हो गया क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया, बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। और आखिरी जो रासायनिक गुण है फेनॉल का हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, और ऑक्सीजन जो प्रदान करेगा जिस एजेंट की उपस्थिति में, उस एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि लिखा गया है, जब फेनॉल को ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, O2 के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है CrO3, है ना, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तब क्या होता है कि फेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के कंपाउंड में, जिसको बेंजोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। यह ऑक्सीडेशन है CrO3 के उपस्थिति में। दूसरा तरह से भी ऑक्सीडेशन होता है कुछ इस तरह से कि जब फेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है K2H2O8 के उपस्थिति में, तब यह 2 तरह कंपाउंड बनते हैं, एक ऑर्थो में OH ग्रुप जुड़ता है, एक पारा में। अगर ऑर्थो में जुड़ेगा तो केटोकॉल नाम से जाना जाता है, नामकरण में बताए गए थे, और एक अगर पारा में OH ग्रुप जुड़ता है तो इसको क्यूनॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि नोमेनक्लेचर में हम लोग दोनों स्ट्रक्चर देख चुके हैं, है ना। और एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना, एक पारा, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट, पारा वाला मेजर प्रोडक्ट। ये हमने देखा है कि पारा में ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में प्राप्त होता है प्रोडक्ट, इसलिए मेजर, और यहाँ जैसे कम अमाउंट में प्राप्त होता है इसलिए माइनर होता है ना। तो यह हम लोग को समाप्त हो गया यूनिट जिसका नाम था अल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर। 2 पार्ट समाप्त हो गया, अल्कोहल समाप्त हो चुका था, अभी जो है सो फेनॉल समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा पार्ट से अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ईथर, है ना। देखते हैं ईथर, ईथर्स के हम बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर, इस यूनिट का तीसरा भाग। ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR। दोनों R क्या है, अल्काइल ग्रुप। दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर भी हो सकता है, समान भी, और अलग अलग भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप ईथर का O है, ऑक्सीजन और बॉन्ड, है ना। फंक्शनल ग्रुप O है, ऑक्सीजन है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है ईथर। यह जनरल फॉर्मूला ईथर का याद रखना है। सबसे पहले इसका जो टॉपिक है वह है नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण। ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, तो कुछ इस तरह से, दो तरह से नामकरण किया जाता है, कॉमन नेम से भी और आईपीएसी नेम से भी। कॉमन नेम से भी और आईपीएसी नेम से भी इसका नामकरण किया जाता है। अब कॉमन नाम से किस तरह से नामकरण करते हैं, तो अगर कॉमन नाम में ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप समान रहा, दोनों सेम रहा, अगर यहाँ पर मिथाइल है यहाँ पर भी मिथाइल रहा, तब क्या लिखते हैं, डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। लेकिन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग रहा, इसके लिए अल्काइल अल्काइल ईथर। अब कौन सा अल्काइल पहले लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, है ना। इसी बगल में लिखा गया फॉर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप। आईपीएसी नाम में क्या लिखते हैं, तो आईपीएसी नाम में लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन। आईपीएसी नाम में लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन। अब अल्कोक्सी किसको लिखेंगे और अल्केन किसको लिखेंगे, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसको अल्केन में, और जो छूट जाएगा ब्रांच के तौर पर उसको अल्कोक्सी लिखते हैं आईपीएसी नाम में। कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है CH3OCH3। देखो तो क्या दोनों अल्काइल सेम है, दोनों अल्काइल सेम होता है तो कॉमन नाम में इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, देखते हैं। दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि डाई अल्काइल है तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, और बगल में क्या लिखते हैं, ईथर लिखते हैं, तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नाम। अगर इसका आईपीएसी नाम देखें, तो आईपीएसी नाम देखें तो क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम में क्या करते हैं कि एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम कैसे चुनेंगे, बीच में तो ऑक्सीजन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑक्सीजन के दोनों साइड में से जिधर ज्यादा कार्बन रहेगा उधर चुनेंगे, है ना। लेकिन अगर दोनों तरफ समान कार्बन एटम है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, तो दोनों में से किसी भी साइड के कार्बन को आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान सकते हैं। इसको हम माने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो एक ही कार्बन का प्राप्त हुआ। और यह जो छूट गया, यहाँ से यहाँ तक जो छूट गया, जो डॉटेड लाइन में घेरे हुए, यह एक ब्रांच के तौर पर छूट गया। और जो छूट जाता है उसको अल्कोक्सी लिखते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन उसको अल्केन लिखते हैं। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को मिथ लिखते हैं तो मिथॉक्सी हो जाएगा। एक कार्बन के लिए मिथ तो मिथॉक्सी, नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी। और CH3 के लिए अल्केन में क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आईपीएसी नाम। इसी तरह से अगर इसका बात करें कॉमन नाम क्या हो जाए, क्या दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है क्या, तो देखने से लग रहा है कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। अब दोनों का नाम, इसका नाम जानते हैं, 2 कार्बन वाले अल्काइल को इथाइल बोलते हैं। और इस तरह के यहाँ पर जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है लेकिन तीनों स्ट्रेट नहीं है ना। या जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन वो अटैच्ड है एक कार्बन पे, जो कि 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। और मैंने बताया हुआ है सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी किसे कहते हैं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर 2 अन्य कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंडरी प्रयोग करते हैं। 3 कार्बन है तो सेकेंडरी प्रोपाइल हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल इसका नाम, और इसका नाम इथाइल। अब सेकेंडरी प्रोपाइल और इथाइल में पहले कौन आएगा, तो पहले इथाइल आएगा, ई आएगा, तो लिखेंगे इथाइल। उसके बाद इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल, SCC डॉट और प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप के लिए ईथर, नाम हो गया इथाइल सेकेंडरी प्रोपाइल ईथर। और यह ध्यान रखना है कि जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ना सेकेंडरी देखेंगे, ना टर्सरी, ना डाई, ट्राई, आइसो, नियो, ये सब नहीं देखते, सिंपली उसका नाम देखते हैं, यानी प्रोपाइल का पी देखेंगे, सेकेंडरी का ऐसे नहीं देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि उसको हम लोग जोड़ रहे हैं इस कंपाउंड के लिए, लेकिन कंपाउंड का नाम प्रोपाइल है ना, ध्यान में रखना। आईपीएसी नाम में क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, तो दोनों अल्काइल में जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको लॉन्गेस्ट मानेंगे। तो देखने से पता लग रहा है लेफ्ट वाला अल्काइल में ज्यादा कार्बन है, इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग उसी साइड से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप सामने आया। फंक्शनल ग्रुप देखो तो किधर से सामने आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 दोनों से सामने आ रहा है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 और यह हो गया 3। यानी 2 में छूट गया यह टोटल ग्रुप यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और जो छूट जाता है उसको हम लोग कैसे नंबरिंग करते हैं, अल्कोक्सी के तौर पर। कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथ, और ऑक्सी जोड़ दो, नाम हो गया इथॉक्सी। इथॉक्सी का पोजीशन क्या है, 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना कार्बन का, 3 का, अल्केन लिखेंगे, अल्केन, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन इस कंपाउंड का नाम। उसी तरह से यहाँ पर एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखते हैं।
इसमें देखोगे तो दो ठो ग्रुप है इस तरह का, देखो दो ग्रुप है, देखो OCH3 और यहाँ पर एक OCH3। इसमें क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे और उसमें कोई जरूरी नहीं कि जो है सो ई इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग ऑक्सीजन के दोनों साइड में से किसी एक साइड वाले अल्काइल ग्रुप को चुनते हैं, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे तो 1 2 3 और 1 4, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन साफ साफ पता चल रहा है, या मेरा 4 कार्बन एटम का एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्राप्त हो गया। नंबरिंग, तो नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप सामने आए, दो ठो है तो दोनों इधर से भी 2 और इधर से भी 2 नंबरिंग कर देंगे, हो जाएगा 1 2 3 और 1 4। अब देखो 2 में एक ग्रुप छूटा, एक 4 में, एक 3 में, क्या दोनों को दोनों सिमिलर नहीं दिख रहा है? सिमिलर है, तो जब भी कोई ब्रांच सिमिलर छूटता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डाई ट्राई टेट्रा, इसी तरह से, लेकिन पोजीशन के साथ। इसका क्या नाम हो जाएगा? एक आईपीएससी नाम लिख रहे हैं हम लोग, एक छूटा हुआ आपका 2 में तो 2 लिखेंगे पोजीशन, एक छूटा हुआ 3 में लिखेंगे 3 पोजीशन, क्योंकि दोनों सेम है तो लगाएंगे डाई। एक कार्बन का छूटा हुआ है और एक कार्बन को छूटा हुआ है तो लिखते हैं मिथ, क्या लिखते हैं? मिथ, और इसको नेमिंग करते हैं अल्कोक्सी के तौर पर, तो ऑक्सी लगा देंगे, हो जाएगा 2 3 डाई मिथॉक्सी। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं? अल्केन में ब्यूटेन, नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन, कुछ इस तरह से। उसके बाद है एक कंपाउंड, याद देख रहे होंगे, बेंजीन है, बेंजीन पे O है, रो पे CH3 है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? कॉमन नाम में, तो कॉमन नाम में नेमिंग अल्काइल करते हैं, CH3 का होता है मिथाइल, और बेंजीन का अल्काइल नहीं अराइल बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन का ग्रुप है, और इसको जो है हम लोग फेनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेनाइल। इसका नाम फेनाइल, इसका नाम मिथाइल। तो पहले M आएगा कि पहले P आएगा? तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा M, तो लिखेंगे हम लोग मिथाइल, मिथाइल, और इसके लिए फेनाइल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग है, किससे नेमिंग करेंगे? अल्काइल अल्काइल ईथर से, अल्फाबेटिकल में M पहले आता है, मिथाइल, P बाद में है, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब आते हैं आईपीएससी नाम में, तो आईपीएससी नाम में नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है? बेंजीन में 6 कार्बन है, इसमें 1 है, तो जो एक जिसमें कम कार्बन उसको अल्कोक्सी, जिसमें ज्यादा कार्बन उसको अल्केन। तो कम कार्बन एक है तो यह छूट जाएगा, इस तरह से छूट जाएगा, तो इसका नाम कर देंगे अल्कोक्सी में, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, कुछ इस तरह से। तो यह हो जाएगा इसका नाम, यह ध्यान में रखना है ना। तो यह नाम हो जाएगा इसका। तो यह था हम लोग का नामकरण। किसका नामकरण हम लोगों ने सीखा? तो ईथर का। फिर अगले वीडियो में इसका हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे।